नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो एसएसटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, सभी क्वेश्चन टॉप सेलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पेपर के दिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हमारी इन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा वो सभी क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक चैप्टर्स को निचोड़ने की ताकत रखेंगे ये वाले क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और इस वीडियो में क्वेश्चन जो लिए गए हैं, अधिकतर क्वेश्चन पीवाईक्यू रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मिक्स रहेंगे, न्यू क्वेश्चन रहेंगे, सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, अर्थात सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन जितने भी आपके बनते हैं पेपर में, कथन कारण वाले बनते हैं, मिलान वाले भी बनते हैं, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने का प्रयास किया गया है। 60 नंबर की पूरी तैयारी आप लोग यहीं पर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जितना भी मैं आपको बताऊंगा उससे अधिक और भी बता दूंगा, ताकि पेपर के दिन कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। और क्वेश्चन से जुड़ी हुई जितनी अन्य प्रकार की जानकारी जो होती हैं इम्पोर्टेंट, जहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन एग्जामिनर बना लेता है, वो भी एक एक जानकारी आपको बता दूंगा, ताकि इन सभी जानकारी के माध्यम से पहली बात आपके पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे, दूसरी बात आपका रिवीजन हो जाएगा, तीसरी बात आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तीनों काम एक साथ आपके हो जाएंगे। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है, जो कि पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? क्रस्ट आपकी सबसे पतली परत है। पृथ्वी की जो परतें हैं मुख्यतः 3 पार्ट में आपकी डिवाइड की गई हैं पृथ्वी की परतों को। सबसे ऊपर की जो परत है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परपटी। परपटी को ही क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी आती है मेंटल, लास्ट में आपकी आती है क्रोड, या जिसको कोर भी बोलते हैं। ये 3 परतें हैं, आपके सिलेबस में भी दी गई हैं। तो क्रस्ट जो आपकी होती है, परपटी जो सबसे ऊपरी परत होती है जिस पर हम लोग हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पतली परत, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है पृथ्वी की परतों के बारे में दिए गए बिंदुओं पर विचार करें, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाला है। पेपर में स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो परतों के बारे में आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है सियाल में सिलिका और मैग्नीशियम होता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, सीमा मुख्य रूप से महासागरीय तलहटी बनाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखो, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर केवल सेकेंड यहाँ पर होगा। यहाँ पर आप लोग पॉइंट को समझ लें अच्छे से। सियाल, सीमा, निफे, 3 परतें आपकी बताई गई हैं जिनमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। पहली आपकी होती है सियाल, दूसरी होती है सीमा, तीसरी होती है आपकी निफे। यहाँ से पेपर में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। सियाल, SI का मतलब आपका हो जाएगा सिलिका, AL का मतलब एलुमिना। तो सियाल में क्या पाया जाता है? इसमें सिलिका और एलुमिना पाया जाता है। सीमा में सिलिका एंड M से मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है सीमा में। निफे में क्या पाया जाता है? NI का मतलब निकिल, FE का मतलब फेरस अर्थात लोहा। निकिल और लोहा किस में पाया जाता है? क्रोड परत में पाया जाता है। निफे का मतलब होता है क्रोड वाली परत, जो सबसे लास्ट की परत है। सीमा आपकी इसको मेंटल बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। निफे मैंने बता दिया क्रोड, मेंटल सीमा को। सियाल किसको बोलेंगे? परपटी, जो ऊपरी परत है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपकी परपटी परत होती है ना, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक महासागर की होती है, एक महासागर की होती है अर्थात समुद्र वाली, दूसरी होती है महाद्वीप, जहाँ पर धरातल का स्थल महाद्वीप की होती है, ठीक है ना। महासागर वाली को सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सीमा बोलते हैं। महासागरीय तलहटी बनाती है सीमा ही, सिलिका और मैग्नीशियम इसमें होता है। महाद्वीप को क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SIAL, सियाल। सिलिका और एलुमिना पाया जाता है महाद्वीप की परपटी में। ये मुख्य बातें हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। मैं जस्ट अभी आपको सारा कंसेप्ट बता दूंगा,
क्वेश्चन को देख लो, महाद्वीपीय पर्पटी की औसत मोटाई कितनी मानी जाती है। क्वेश्चन बार बार एक ही चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो 35 किलोमीटर। महासागर की होती है 5 किलोमीटर और महाद्वीप भूपर्पटी की होती है 35 किलोमीटर। महासागर की कितनी होती है? महासागर की कितनी होती है? महासागर की होती है 5 किलोमीटर, जबकि महाद्वीप की होती है 35 किलोमीटर। ये बात आप समझ गए होंगे। मैं आपको ये भी यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सियाल है या सीमा है या निफे है या आपकी जो पृथ्वी की परतें 3 बताई गई हैं, उनसे पेपर में क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने ये है, भूपर्पटी मेंटल को अलग। इनका कंसेप्ट आप लोग अगर समझ गए तो क्वेश्चन आप बिल्कुल कुछ सेकंड मात्र में कर लोगे। मैं कंसेप्ट आपको समझाता हूँ, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने को हैं, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन आगे से कराता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ कंसेप्ट समझ लेना बहुत उपयोगी है। जैसे मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करूँ, आपके सिलेबस ज्योग्राफी में आपका दिया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो यहाँ पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 परतें। पहली भूपर्पटी ऊपर की, उसके बाद मेंटल जो बीच की आपकी परत है, लास्ट आपकी थर्ड जो सबसे नीचे क्रोड जिसको बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भूपर्पटी जिसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। ये पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है, पतली, यहाँ पर लिखा हुआ है पतली, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आया, ठीक है ना। और भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर तक होती है। 4 से 7 किलोमीटर मतलब कि औसत आप लोग 5 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं। 4 से 7 किलोमीटर तक होती है समुद्र वाली पर्पटी। अब जबकि महाद्वीप की जो पर्पटी होती है ना, इसकी औसत मोटाई कितनी है? औसत मोटाई 35 किलोमीटर है। हूबहू क्वेश्चन पेपर में यहीं से आता है। उसके बाद अगर मैं पर्वतों की बात कर लूँ, कुछ पर्वतों के नीचे तो 70 किलोमीटर तक की मोटाई पाई जाती है ना, पर्वतों में पाई जाती है। ठीक, इतना पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ गए। एक पॉइंट और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, सिलिका और एल्यूमिनियम, इनको यहीं पर समझ लो। इनको सियाल बोलते हैं। सियाल 2 शब्द से मिलकर बना है। SI का मतलब हो जाएगा सिलिका, AL का मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक, पदार्थों की अधिकता के कारण इसे सियाल भी कहते हैं। जो पर्पटी है ना, भूपर्पटी आपकी क्रस्ट, उसमें सियाल भी पाया जाता है, सिलिका और एल्यूमिना भी पाया जाता है। उसके बाद मैं आपसे बात कर लूँ मेंटल की, ये दूसरी परत है, बीच वाली आपकी परत हो जाएगी, है ना। मेंटल 2900 किलोमीटर तक गहराई में पाया जाता है। चट्टानें पिघली अवस्था में है, पिघली अवस्था में मेंटल में पाई जाती हैं। ये भूपर्पटी से एक सीमा से अलग करती है ना। उसका खोज करता था भूवैज्ञानिक मोहरोविक। तो मोहरोविक के नाम पर ही मोह अशांतत नाम रखा गया है उस सीमा को, जो मेंटल को भूपर्पटी से अलग करती है। ये एक सीमा का नाम है, बाउंड्री का नाम है, ठीक है ना। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग है दुर्बलता मंडल, इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक की गहराई तक है। ज्वालामुखी धरातल पर इस दुर्बलता मंडल से ही आते हैं, इसी का स्रोत है। उसके बाद जल्दी से समझ लो, मेंटल में सिलिका है ना, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम जिसको सीमा बोलते हैं। सीमा का मतलब सिलिका, Ma का मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक, 2 परत कंप्लीट। तीसरी क्रोड। फिर मैं आगे के क्वेश्चन की बात करूं, सबसे भीतरी भाग क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। 2 भाग हैं, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड। क्रोड को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आंतरिक क्रोड, दूसरा आपका बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड आपका तरल अवस्था में है, बाहरी क्रोड तरल में है, आंतरिक क्रोड आपका ठोस में है। यहाँ पर डिफरेंस समझ लो, बाह्य आपका तरल में है, आंतरिक आपका ठोस अवस्था में है। तो इसको निफे बोलते हैं, क्रोड को क्या बोलते हैं? निफे बोलते हैं। Ni का मतलब निकिल, Fe का मतलब फेरस, लोहे व निकिल से बना होता है। जितना समझाना था उतना मैंने आपको समझा दिया, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब जितने भी मित्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, मैं आपको बता दूं, ये जो जानकारी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बता रहा हूँ। ये जो नोट्स आप लोग देख पा रहे हो, ये नोट्स ऐसे वैसे नोट्स नहीं है, ये सिर्फ यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सोशल साइंस SST के नोट्स हैं। SST को क्रैक करने के लिए 60 नंबर के लिए ये नोट्स आपके बनाए गए हैं।
जो कि पूर्णतः आपके सिलेबस पर आधारित, जितने भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए उन पर आधारित नोट्स आपके हैं SCERT कंटेंट पर हैं, क्योंकि जो आपका सिलेबस दिया गया वो SCERT किताबों का ही दिया गया है, उन्हीं का निचोड़ आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। जितने भी लोग इच्छुक हैं, पेपर को पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, स्टूडेंट लोग, कैंडिडेट जो लोग पेपर देंगे, जो नौकरी लेना चाहते हैं, तो वो नोट्स इनको अवश्य ले लेना। और दूसरे लोग कौन से, जो टीचर हैं, जो जूनियर या प्राइमरी में टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं वर्तमान में, उनको भी इस टेट को क्वालिफाई करना है, तो उनको तो लेना ही पड़ेगा, वो इन नोट्स को ले लें। दूसरे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लेनी है, वे भी लोग ले लें। लेना कैसे है, इस नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लो, मैं आपसे बात कर लूँगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये, जी हाँ, नोट्स का प्राइस 299 है, क्योंकि SST की बात है। SST में आपको सिर्फ ये ज्योग्राफी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, म्यूजिक, होम साइंस, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब आपका 60 नंबर का क्लियर यहाँ पर होगा। तो पूरा का पूरा नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये यूपी टेट एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत आवश्यक है आप लोगों को, क्योंकि ये 4 से 5 वर्षों के बाद एग्ज़ाम आपका मुश्किल से मुश्किल में हो रहा है। ये एग्ज़ाम होने के बाद पता नहीं एग्ज़ाम कब हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए इस एग्ज़ाम से आप लोग मत चूकना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है ना। तो नोट्स आप लोग ले सकते हैं, है ना, नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराता हूँ, बहुत अभी आगे मुझे कराने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, क्योंकि जो स्ट्राम्बोली है ना आपका, ये उद्गार होने के बाद हमेशा उस क्षेत्र में प्रकाश ही रहता है, इसलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपके ये दोनों स्टेटमेंट कैसे दिए गए हैं, करेक्ट दिए गए हैं, दोनों राइट आंसर आपके हो जाएंगे। तीसरा विकल्प 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है, भूपर्पटी और मेंटल को अलग करने वाले असंबद्धता क्या है। तो उसको मैंने बताया मोहो है। मोहोबोरिक एक भूवैज्ञानिक था, खोज करता था, है ना। भूपर्पटी और मेंटल की बीच की जो सीमा है, जो अलग करने वाली सीमा है, उसको मोहो के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला देख लो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कहता है, विटामिन के बारे में विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। विटामिन के थक्का रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक आपका होता है। तो पहली बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दी गई है, बिल्कुल ठीक दी गई है, सही दी गई है। विटामिन सी की कमी से रतौंधी होता है, भाई ये गलत है। विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है, ठीक। और विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, ठीक। तो दूसरा आपका गलत हुआ, केवल एक सही है, केवल एक सही है इस क्वेश्चन में, ये राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेंटल की गहराई पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी है। तो मैंने आपको बताया 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा, क्योंकि सिलेबस में एक लाइन आपकी दी गई है, भारतीय राष्ट्रीय गान और गीत और झंडा। तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक PYQ क्वेश्चन उठा के पेपर में देखा है, तो एक क्वेश्चन कहीं ध्वज की लंबाई चौड़ाई से दे देता है, कहीं जनगण मन से दे देता है। तो पूरा मैंने इस वीडियो में पूरा ये वाला टॉपिक लपेटने का प्रयास किया है, अर्थात ख़त्म करने का प्रयास किया है। कंसेप्ट आपको बता दूंगा तो क्षण भर में आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। जैसे क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज के नियमों के संदर्भ में कौन सा विकल्प है। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए, 3:2 अनुपात होना चाहिए। लंबाई 3, चौड़ाई 2 होनी चाहिए। ये पहली बात करेक्ट कही गई है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? आप कहोगे दोनों करेक्ट हो जाएंगे, दोनों करेक्ट आपके हो जाएंगे। ध्वज के बारे में, ध्वज जो आपका होता है, राष्ट्रीय ध्वज अर्थात झंडा जिसको जानते हैं, उसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, पहली बात आपको पता होना चाहिए।
उसके जो रंग है केसरिया है, सफ़ेद है, उसके बीच का चक्र है, कितनी तीलियां हैं, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रगान के रचयिता, कब क्या, वंदे मातरम, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 1 नंबर अभी मैं आपका यहाँ पर पक्का कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग पॉइंट को समझने का प्रयास करना। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज, ठीक, 3 रंग हैं इसमें, केसरिया, सफ़ेद, हरा। कौन कौन से 3 रंग हैं? केसरिया, सफ़ेद, हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, साहस और बलिदान का प्रतीक कौन सा रंग है? केसरिया रंग। और जो बीच का सफ़ेद है ना, वो शांति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। हरा जो रंग है ना, वो धरती की हरियाली का प्रतीक है, घास का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है हरा वाला। सफ़ेद शांति का, केसरिया बलिदान और साहस का प्रतीक। 3 रंग क्या संकेत करते हैं वो बात आपने यहाँ पर जान ली। उसके बाद बीच में बना जो चक्र है ना, वो उन्नति का प्रतीक है। चक्र नीले रंग का होता है। अब कई लोगों को पता नहीं होगा चक्र का रंग क्या है भाई, तो चक्र का रंग आप लोग जान लो कि चक्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है। चक्र में 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां? 24 होती हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें आपके पेपर में पूछ लेती हैं, ठीक है ना। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ये भी पेपर में कई बार अनुपात से पूछा गया है। अब मैं राष्ट्रगान की बात कर लेता हूँ। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। 52 सेकेंड की अवधि में राष्ट्रगान पूरा किया जाता है या गाया जाता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक, ये बातें जो बताने योग्य थी उनको मैंने बता दिया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक, मैं अब आगे बात करता हूँ। ये नोट्स में सारी जानकारी दी गई है, जो जिनको लेना है वो ले लें। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये नोट्स आपके 3 से 4 घंटे के भीतर पूरे कंप्लीट किए जा सकते हैं, पूरा पढ़ा जा सकता है। उसके बाद बचे टाइम में आप पेपर तक रिवाइज करते रहेंगे तो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट आंसर आपके ये दोनों विकल्प यहाँ पर हो जाएंगे। सी विकल्प मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला यहाँ पर कहता है कि चट्टानों के पिघले हुए रूप मैग्मा का मुख्य भंडार कहाँ है? मैग्मा का मुख्य भंडार कहाँ पर है? तो दुर्बलता मंडल में होता है, ठीक है ना। अगला देख लो आप, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है नदियों द्वारा निर्मित आकृतियों के बारे में कौन से बिंदु सही हैं? बी आकार की घाटी का निर्माण हिमानी ग्लेशियर द्वारा होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा होता है। ठीक, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? तो यहाँ पर आपके दोनों ही गलत दिए गए हैं, दोनों ही आपके गलत दिए गए हैं, क्योंकि बी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है वो आपको यहाँ पर ज्ञात होना चाहिए। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? ये दोनों ही बातें यहाँ पर गलत आपकी दी गई हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ठीक विपरीत कर दिया गया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जो बी आकार की घाटी का निर्माण होता है, बी आकार की घाटी का निर्माण नदी के द्वारा होता है। जब नदी सकरी हो जाती है ना, तलहटी को काट करके बहती है, तब ये आपकी वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। अब यू आकार की घाटी कब बनती है? हिमानी अर्थात ग्लेशियर के द्वारा बनती है। यहाँ पर दोनों बातें ठीक विपरीत कर दी गई है, इसलिए दोनों आपके गलत हैं। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ उसको आप समझ लो। सिर्फ वी आकार की घाटी आपने समझ ली किसके द्वारा? तो वी आकार की घाटी आपके नदी के द्वारा और यू आकार की घाटी आपके हिमानी के द्वारा। दो बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मोड़दार पर्वतों अर्थात बलित पर्वत का सटीक उदाहरण कौन सा है? सतपुड़ा, आल्पस, नीलगिरी, अरावली। ठीक, राइट आंसर आपका आल्पस यहाँ पर हो जाएगा। आल्पस कैसा पर्वत है? मोड़दार पर्वत है ना। मोड़दार का मतलब बलन। जब जो पृथ्वी की जो आंतरिक बल है ना, उसके कारण जब बलन या मोड़ पड़ जाते हैं, तो मोड़ों से जो बलन से जो पर्वत निर्मित होता है उसको बलित पर्वत बोलते हैं। जैसे कल को पेपर में पूछ ले कि बलित पर्वत कौन सा है, जैसे हिमालय की अगर बात करें, हिमालय पर्वत की, तो हिमालय कैसा है? हिमालय भी आपका बलित पर्वत हो जाएगा। आल्पस भी आपका बलित पर्वत हो जाएगा। अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत माला या पर्वत है आपका अरावली। ये कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट, ठीक है ना, पता है आपको। लेकिन बलित पर्वत कौन सा है? आपका आल्पस हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, ये पर्वत हो जाएंगे। पर्वत के भी कई प्रकार होते हैं।
एक भ्रंश पर्वत होता है, बलित पर्वत होता है। ठीक, उन दोनों को मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं शुरू से कुछ बातें आपको बताऊं, जैसे अगर मैं यहाँ पर बताने लगूं बलित या मोड़दार क्या है, भ्रंश क्या है, इस जानकारी को समझने से पहले 3 पॉइंट आपको समझने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप महासागर आते हैं। द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच में पर्वत पठार मैदान आते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में नदी घाटी डेल्टा टीले ये सब कुछ आते हैं। ठीक, ये बात आपने समझ ली। अब मैं पर्वतों की बात करता हूँ। जैसे मैं आपको बताने वाला था बलित या मोड़दार पर्वत, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या बलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। प्रमुख बलित पर्वत कौन से हैं? हिमालय है, एल्बुर्ज है, आल्पस है, एटलस है, ड्रंकसबर्ग है, रॉकीज है, एंडीज है। अब कल को पेपर में पूछ ले कि भाई एंडीज बताओ कैसा पर्वत है, तो आप बताओगे बलित पर्वत है। आल्पस पूछ ले तो भी बलित बताओगे, हिमालय पूछ ले तो भी आप बलित बताओगे। अब उसके बाद ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, जिसको बोलते हैं भ्रंश पर्वत या खंड पर्वत के नाम से जानते हैं। विशालकाय चट्टान खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत बनते हैं आपके, ठीक है ना। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। अब भ्रंश घाटी क्या है? जो भ्रंश पर्वत के निकट घाटी होती है। भारत में नर्मदा है, बिंद एवं सतपुड़ा पर्वतों के जो मध्य में क्या है, ये मध्य में आपकी जो बिंद की पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा के जो पर्वत के ये कैसे पर्वत है, ये भ्रंश घाटी के हैं। तो भ्रंश से ही आपकी नर्मदा बहती है। नर्मदा नदी कैसी है? नर्मदा आपकी भ्रंश घाटी की नदी है। पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि नर्मदा कैसी है, नर्मदा आपकी भ्रंश घाटी की नदी है। समझ गए आप लोग। भ्रंश पर्वत को समझ लो। बाससेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा ये क्या है? ये भ्रंश पर्वत है। ब्लॉक पर्वत जिनको बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। फिर उसके बाद ज्वालामुखी भी पर्वत होते हैं, उनको यहाँ पर नहीं बताता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता दूंगा। जितना जरूरत क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड होगी उतना मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, ताकि आपका रिवीजन, कंसेप्ट, प्रैक्टिस तीनों चीज़ें एक साथ चलती रहें। ठीक, नोट्स के द्वारा आपकी यहाँ पर मदद की जा रही है। या तो आप इनको लेकर के एक बार में पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। पूरा आप एक बार देख लेंगे, फिर मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपका दुगना बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मध्यकालीन युद्धों के कालक्रम पर विचार करें। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। यहाँ पर दूसरा गलत है, क्योंकि 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध कोई युद्ध नहीं हुआ था। तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। केवल और केवल एक यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर के गुजरती है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि नर्मदा नदी जो है ना, ये कहाँ से गुजरती है? ये बिंद और सतपुड़ा की पहाड़ियों से गुजरती है। बिंद व सतपुड़ा की पहाड़ी आपकी भ्रंश घाटी की पर्वत हैं। तो ये कहाँ से बहेगी? तो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर के आपकी नर्मदा बहती है। नर्मदा जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी अपना जल अरब सागर में गिराती है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से सत्य क्या है? सत्य क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी कौन था? एक बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है ना। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्ट कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये दोनों बातें बिल्कुल करेक्ट दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या जवाब है आपका? सी विकल्प, दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विश्व का प्रसिद्ध शांत ज्वालामुखी पोपा, पोपा कहाँ पे है? तो भाई पोपा आपका म्यांमार में है। कहाँ पर? म्यांमार में पोपा ज्वालामुखी, जो कि शांत ज्वालामुखी आपका है। अगला आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में तथ्यों पर गौर करें। जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज में
जो चक्र है ना उसमें 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां? 24 तीलियां हैं। दोनों बात आपकी कैसी दी गई हैं? करेक्ट दी गई हैं। और जनगण मन कलकत्ता में सबसे पहले गाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देख लो। अगला यहाँ पर कहता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्या है? थायमिन। रेटिनाल किसका है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है और विटामिन बी का रासायनिक नाम आपका थायमिन होता है, जो कि यही पेपर में आपसे पूछा है, अर्थात क्वेश्चन में पूछा है। अगला यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखो, रोगों के प्रसार के संबंध में कौन सा जोड़ा सही है? रोगों के प्रसार के बारे में, हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, टाइफाइड दूषित भोजन और पानी से फैलता है। ठीक है ना? तो ये दोनों बात आपकी कैसी दी गई हैं? करेक्ट आपकी हो जाएंगी। केवल नहीं, कौन सा हो जाएगा आपका? सी विकल्प। एक और दो दोनों करेक्ट आपके दिए गए हैं। एक देखो, ये जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी, जो कि रोगों के प्रसार के बारे में हैजा का जीवाणु क्या है? हैजा का जीवाणु यहाँ पर बताया गया विब्रियो कोलेरी। और टाइफाइड कैसे होता है? ये दूषित पानी और भोजन से आपका टाइफाइड फैलता है। और आपकी कुछ बीमारियां दी गई कौन से जीवाणु से होती हैं, है ना, होम साइंस में, उनको मैं आपको बता दूंगा, परेशान नहीं होना है आपको। और विटामिन भी पूछे जाते हैं पेपर में, किस विटामिन की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाती है? रिकेटस हो जाता है, तो विटामिन डी से आपकी हड्डी कमज़ोर हो जाती है। अगला कहता है यहाँ पर कि सल्तनत काल की निम्नलिखित घटनाओं को देखें। चलो देख लेते हैं आँख खोल करके। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि गौरी का गुलाम था। रजिया सुल्तान 1236 में शासक बनी, जिसने पुरुषों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। फिर इसके लोगों ने विद्रोह किया, दरबारी अमीरों ने। ठीक है ना? दोनों बात करेक्ट आपकी हो जाएंगी। कौन सा जवाब है आपका? दोनों सही हो जाएंगे। सी विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला कहता है ध्वज के बीच में जो स्थित चक्र है, चक्र का रंग कैसा है? नीला गहरा। कैसा है? मैं आपको बता चुका हूँ, नीला गहरा रंग है चक्र का। ठीक, नीला गहरा क्या हो जाएगा? काला, गहरा, हरा, आसमानी। गहरा नीला हो जाएगा। ठीक, बी विकल्प करेक्ट करेंगे आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आपके सामने, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है? समान कार्य करोगे तो समान वेतन मिलेगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है भाई? ये आपका अनुच्छेद कहता है 39 घा कहता है। ठीक, अनुच्छेद 21 किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 21 19 से 21 आपकी स्वतंत्रताओं से ही जुड़ा हुआ है। इसमें 21 में जल का अधिकार, भोजन का अधिकार, हवा का अधिकार, 21A में शिक्षा का अधिकार आपका सम्मिलित है। ठीक, करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। और अनुच्छेद 51 क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है आपका, है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित आपका अनुच्छेद 51 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? स्थायी अध्यक्ष मैं बता दिया हूँ आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी। ठीक, जवाहरलाल नेहरू आपके ये मुख्य थे ही। अगला यहाँ पर देखो, राष्ट्रगान गाने का निर्धारित समय क्या है? 52 सेकंड इसका निर्धारित समय है। जब नदी मैदानी भाग में टेढ़ी मेढ़ी बहती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विसर्प। मिंडर के नाम से उसको जानते हैं, विसर्प। जैसे आपने नदी देखी होगी मैदान में प्रवेश करती है, आप लोग मानचित्र में देखना तो नदियाँ ऐसी ऐसी बहने लगती हैं। तो ये सांप जिस प्रकार से रेंगता है ना जमीन पर, आपने देखा होगा, तो उसी प्रकार मैदानी क्षेत्र में नदियाँ आपकी बहने लगती हैं, जिसको विसर्प के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं, गुफाओं में फर्श के ऊपर की ओर बढ़ने वाले चूना जमाव को क्या कहते हैं? इसको बोलते क्या है? इसको बोलते स्टेलेक्टाइट बोलते हैं। पहला करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड किस अवस्था में है? अब ये आंतरिक क्रोड की बात की गई है। आंतरिक क्रोड, एक बाह्य क्रोड होता है, एक आंतरिक क्रोड होता है।
बाह्य क्रोड आपका तरल अवस्था में है और जबकि आंतरिक क्रोड आपका ठोस में है। ठोस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाह्य कैसा हो जाएगा आपका, बाह्य आपका तरल हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? लोदी वंश का संस्थापक आपका कौन है? तो लोदी वंश का तो बहलोल लोदी है ना, बहलोल लोदी राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच में हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठाओं के साथ अहमद अब्दाली के साथ में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक, करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख लें। निफे परत कौन से तत्व प्रधान हैं? निफे, निकिल और फेरस, दो शब्द हैं इसमें। Ni का मतलब निकिल, Fe का मतलब फेरस, लोहा और निकिल। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं बताइए? छत्रक शैल, तो जो छत्रक शैल होते हैं ना, ये आपके पाए जाते हैं रेगिस्तान में। लोयस कहाँ पर पाए जाते हैं? लोयस भी आपके सर्वाधिक चीन में इसके निक्षेप पाए जाते हैं। वैसे लोयस का निर्माण भी रेगिस्तान में होता है। छत्रक शैल क्या है? एक बालू का डिब्बा, रेगिस्तान में बालुओं का एक ढेर बन जाता है, छत्रक शैल वहीं पर बनती है। ठीक, अगला यहाँ पर देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है इसको। तो सी विकल्प करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। बी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बताने लगूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, कई टीचर आपने देखा होगा शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, पहले पढ़ेंगे सतारा में, रायगढ़ में, पुणे में, जिंजी में, फिर कहेंगे बताइए आंसर, कमेंट करिए। आपका होता है टाइम व्यर्थ। टाइम की थोड़ी कीमत होती है। जैसे ही पेपर आपका बहुत नज़दीक आता है, निकट आता है, तब आप होते हो डिप्रेशन में, चिंतित होते हो कैसे क्या होगा कंप्लीट। तो टाइम बचा कर के चलो, है ना, चीज़ों को जल्दी से ऐसे देखोगे। अब आज का टाइम क्या है, ये सोशल मीडिया का टाइम है ना, तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको ज़्यादा होना पड़ता है। अगर आपको बता दिया जाए शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था, फिर आपके सामने क्वेश्चन 4 विकल्प का दे दे, तो आप लोग रायगढ़ को ही टिक करोगे, क्योंकि एक बार क्वेश्चन देखने पर आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर कोई डायरेक्ट आपको उत्तर बता दे किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट, है ना, तो आपका वो ज़्यादा समय तक आपको रिवाइज रहता है। अब जैसे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में आपकी औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, बात खत्म। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अतिसार रोग का मुख्य कारण क्या है? अतिसार, अतिसार आपका होता है दूषित जल एवं भोजन से। दूषित जल एवं भोजन से अतिसार आपका होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? खट्टे फल, संतरा है, आंवला है। ठीक, आंवला यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। ठीक, अब देखो विटामिन, एक चैप्टर आपका है सिलेबस में, उसमें पूरे विटामिन दिए गए हैं। कौन से विटामिन से क्या रोग होता है ये भी दिया गया है, और ये भी आपके दिए गए प्रमुख रोग दिए गए, उनके जीवाणु दिए गए, उनका उपचार दिया गया है। उनको मात्र 1 मिनट के भीतर मैं आपका 1 नंबर पक्का करना चाहता हूं, ताकि वो जानकारी इम्पोर्टेंट यहाँ से मिस मत हो। तो मैं उसी को सबसे पहले बताता हूँ, फिर मैं 37 नंबर क्वेश्चन से बात करता हूँ। यहाँ पर अब आप लोग समझ लो, जैसे मैं विटामिन ए की बात करूँ, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी आती है, रात का अंधापन। इसका मुख्य लक्षण है कि रात में कम दिखना, आँखों का सूखना इसका लक्षण है। इसका उपचार या स्रोत क्या है भाई? गाजर खाइए, हरी सब्जियाँ, ठीक है ना, ये इसके स्रोत यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दूध, अंडा, मछली का तेल। विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B1 जिसको थायमीन रासायनिक नाम है, जो पेपर में आ चुका है, इससे क्या होता है? बेरी होता है, कमजोरी, नसों की समस्या हो जाती है। इसका उपचार साबुत अनाज, दालें, मूंगफली। उसके बाद क्या है यहाँ पर? विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, है ना, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एरिबोफ्लोविनोसिस रोग होता है ये वाला। इससे क्या होता है? ओंठ फट जाते हैं, जीभ का लाल होना। ये विटामिन अब पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई ओंठ फट गए, जीभ लाल हो गई, किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B2। विटामिन B3 नाइसिन पेलाग्रा होता है, 3D
डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ये रोग होते हैं। विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन, जिससे कि क्या होता है? एनीमिया या त्वचा रोग। विटामिन B6 के कारण चिड़चिड़ापन, कमजोरी। इसके लिए केला खाओ, चना खाओ, आलू खाओ। अगला क्या है? विटामिन B12 है कोबालामिन। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है, कमजोरी, नसों की समस्या। जो इंपॉर्टेंट है उनको बताऊं, जैसे विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल। इससे स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आना, घाव ना भरना, है ना, विटामिन सी से होता है। इसके लिए आंवला, संतरा, नींबू, खट्टे फल, आंवला, नींबू, संतरा। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल रिकेटस होता है बच्चों में, और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेसिया होता है, हड्डी टेढ़ी हो जाती है। इसके लिए विटामिन डी का स्रोत क्या है? धूप है, अंडा है, दूध है, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। विटामिन ई को भी समझ लो, लगे हाथ। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, मांसपेशी कमजोर। बांझपन किस कमी से होता है महिलाओं में? तो विटामिन ई के कारण। विटामिन के रक्त का थक्का ना बनना, अधिक से अधिक रक्तस्राव होना, खून का बह जाना। तो इसके लिए हरी पत्तेदार वाली सब्जियां खाओ, विटामिन के। समझ गए आप लोग? और भी बताने को है, मैं देख लेता हूँ। टाइफाइड क्या है भाई? टाइफाइड का जीवाणु का नाम क्या है? सैल्मोनेला, ये टाइफाइड के जीवाणु का नाम है। इसमें बुखार, तेज सिर दर्द, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, दस्त, जीभ पर सफ़ेद परत, कभी कभी गुलाबी दाने भी निकल आते हैं। अतिसार किससे होता है दोस्त? अतिसार दूषित जल और भोजन से फैलता है, ये बात करेक्ट आपकी हो जाएगी। इससे ग्रसित व्यक्ति को बार बार पतला दस्त आने लगता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रोगी कमजोर हो जाता है, उसको बोलते अतिसार। इनके कुछ उपचार भी दिए गए, आप लोग इन उपचारों को पढ़ लेना, मैं पढ़ाऊँगा तो बहुत क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। पेचिस किससे होता है बताओ? पेचिस के लिए क्या खाना चाहिए? बुखार, कभी कभी बुखार भी आ जाता है। मूंग की खिचड़ी, चावल, मार दे सकते हैं। हैजा आपका मधुमक्खियाँ हैजा फैलाने में सबसे सहायक होती हैं, तो हैजा मक्खियाँ फैलाने में सहायक आपकी होती हैं। ठीक, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं। अब जैसे मलेरिया की मैं बात करूँ, मलेरिया रोग एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है। पेपर में पूछ ले कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? एनोफिलीजा मादा मच्छर के काटने से होता है। ठीक, उसके बाद फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स जाति के मच्छर के काटने से होता है। ये दिया गया है सब कुछ आपके, ठीक है ना। डेंगू बुखार किस एडिस एजिप्ट नामक मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टी के कारण डेंगू बुखार होता है। ये पढ़ लेना, ये नोट्स में मैंने सब कुछ डाल दिया है। ठीक, ये आपके होम साइंस में आ जाएगा। रोग हैं, विटामिन्स हैं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जहाँ से पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर 9696400597, यही नंबर है। इस नंबर को सेव कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएगा। 299 रुपये का नोट्स है। एक बार मैसेज तो आप लोग करके देख लो नोट्स के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ, जिसको रूस बोलते हैं अब वर्तमान में, तो रूस से मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं। ठीक, अगला देखो, जनगण मन मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? जिसको हम लोग जनगण मन अधिनायक जया है इसको गाते हैं, तो यह मूलतः आपके बंगाली भाषा में लिखा गया था, बांग्ला भाषा में लिखा गया था। लिखने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो कि उसी क्षेत्र से संबंधित थे, बंगाली भाषा से। और इन्होंने आमार सोनार भी उसी दौरान लिखा था, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है। ठीक, अगला कहता है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में किसकी जीत हुई? तो तराइन का दूसरा युद्ध में आपका मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अगला क्वेश्चन कहता है, शिवाजी के मंत्री परिषद को क्या कहते हैं? मंत्री परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था बताइए आप लोग, जिसने कोहनूर हीरा को भी लूट लिया था? तो 1700
क्या होगा, 61 होगा ना आपका जवाब, बिल्कुल। 1761 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक। और 1761 होगा या 1739 होगा, यहाँ पर मैंने आपको गलत बता दिया है। 1761 नहीं होगा, यहाँ पर होगा आपका 1739, नादिर शाह का आक्रमण। और 1761 में पानीपत का ये तीसरा युद्ध बोलते हैं इसको, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो अब्दाली के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अब्दाली यहाँ पर लिख देता हूँ, अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली के उसमें नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किया। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला कहता कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 में बाबर मर गया था और इसने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, उसके बाद ये लड़ता रहा युद्ध, 1530 में मर गया, ठीक। 1530 राइट आंसर हो जाएगा। रक्त की कमी एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है, तो आयरन की कमी से होता है। अगला, पर्वतों के उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, उसको बोलते हैं उद्गम स्थल, नदियों के उद्गम स्थल के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग मैंने बताया आपको कि विटामिन सी की कमी से क्या स्कर्वी रोग आपका हो जाएगा, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से आपका होता है, करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 औसत घनत्व है पृथ्वी का। अगला कहता है कि हिमानी के निक्षेपण से क्या बनता है, हिमानी के निक्षेपण से हिमोड़ बनता है, हिमोड़ का ही हिमानी का निक्षेपण हिमोड़ है। सिलेबस में आपका दिया गया है कि बहुत सारी इस्तेलाह करती हैं, किससे क्या निर्मित होता है, नदी क्या बनाती है, हिमानी क्या बनाती है, रेगिस्तान में क्या बनता है, ये सब कुछ आपको यहीं पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं नदी की बात करूँ तो नदी जो होती है ना, ये जलप्रपात बनाती है, वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल कब बनती है, जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है। जैसे पर्वतों से जब नदियाँ नीचे की तरफ गिरती हैं तब वाटरफॉल का निर्माण करती हैं, ठीक। उसके बाद नदी विसर्प बनाती है, मैं एक क्वेश्चन बताया हूँ, जब मैदान में प्रवेश करती हैं तो नदियाँ मोड़ टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती हैं, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी इन मोड़ों को विसर्प के नाम से जानते हैं। एक उसके बाद आपकी होती है चाप झील। चाप झील का मतलब मुख्य नदी से एक अलग झील नदी बना लेती है, उसको चाप झील के नाम से जानते हैं। एक आपकी समुद्र भी होता है, समुद्र से भी बनता है, जैसे समुद्र में समुद्री गुफाओं का निर्माण होता है, तटीय मेहराव का भी निर्माण आपका होता है ना। और दीवार जैसी संरचना होती है उसको स्टैक के नाम से भी जानते हैं। एक आपका होता है हिमनद ग्लेशियर, हिमनद या हिमानी वर्ष की नदियाँ होती हैं, बर्फ की नदियाँ होती हैं, बर्फ़ की नदियाँ आपकी होती हैं। किसकी नदियाँ होती हैं, बर्फ़ की। हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं, ये पेपर में अक्सर आता है कि हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ बोलते हैं। रही बात पवन की, पवन रेगिस्तान में पवन अपर्दन व निक्षेपण सर्वाधिक होता है, क्योंकि रेगिस्तान में ही आपकी वायु सक्रिय होगी। रेगिस्तान में जब हवा चलेंगी तब वो बालू या रेत से कुछ निर्मित करेंगी, तो क्या निर्मित करती हैं, बालू का डिब्बा बनाती हैं, रेत की पहाड़ी बनाती हैं। पवन के निक्षेपण को लोयस बोलते हैं। चीन में लोयस के निक्षेप सर्वाधिक आपके पाए जाते हैं। ये देखो ऐसे रेगिस्तान में बालू के निक्षेप, ये ढेर मिल जाएगा आपको, गड्ढा मिल जाएगा, फिर ऊंचा, ये क्या है, यही आपके लोयस कहलाते हैं, ठीक। जो बात मैंने आपको बताई है। जैसे यहाँ पर एक मिलान वाला क्वेश्चन है, तो मैंने आपको क्या बताया, तटबंध जो है ना ये नदी बनाती है, स्टैक आपकी समुद्री तरंग बनाती है, पवन जो है ना ये छत्रक शैल बनाता है, हिमोड़ आपका हिमनद बनाता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। कुश्तुतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बाद यूरोप और भारत के व्यापारिक मार्ग के अवरुद्ध होने का मुख्य कारण क्या था, क्वेश्चन आ चुका है। समुद्री तूफानों की अधिकता, तुर्कों द्वारा संचार के माध्यमों को बंद कर देना, यूरोपीय व्यापारियों का स्वदेश वापस जाना, रेशम मार्ग का प्राकृतिक विनाश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी विकल्प, तुर्कों द्वारा संचार के माध्यमों को बंद कर देना, ठीक है ना। तो यह बात कब की है, यह बात 1453 की है। 1453 में क्या हुआ था, 1453 में
तुर्क जो लोग थे उन्होंने कुस्तुंतनिया पर कब्जा कर लिया। कुस्तुंतनिया एक जगह का नाम है जहां पर व्यापार किया जाता था, ठीक है ना। भारत और यूरोप के बीच में एक व्यापारिक मार्ग था आपका कुस्तुंतनिया, उस पर तुर्कों ने 1453 में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया उस क्षेत्र पर, ठीक है ना। फिर लोगों को नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी, जैसे बाद में आपका वास्को डी गामा भारत में आया, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, वास्को डी गामा ने किस वर्ष भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर नए मार्ग की खोज की? तो कब की थी इसने? 1498 में। 1498 में यह कहाँ पर पहुंचा था? कालीकट, केरल के कालीकट तट पर यह पहुंचा था सबसे पहले, वास्को डी गामा, ठीक है ना। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में हिस्सेदारी शेयर्स का क्या अर्थ था? केवल राजा का निवेश, व्यापार में कई लोगों की पूंजी का लगा होना, वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान, समुद्री जहाज़ों का स्वामित्व साझा करना। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा व्यापार में कई लोगों की लगी पूंजी, जिसको हिस्सेदारी या शेयर्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका था बी विकल्प, यहाँ पर भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों को उस समय किस नाम से पुकारा जाता था? गवर्नर, फैक्टर, कलेक्टर, रेजिडेंट। देखो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट थे, है ना, इनको फैक्टर के नाम से बुलाया जाता था। फैक्टर क्यों? क्योंकि इन्होंने फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, है ना, इसीलिए फैक्ट्री से ही आपका एक शब्द निकला है फैक्टर। इनको फैक्टर के नाम से एजेंटों को जाना जाने लगा या पुकारा जाने लगा, ठीक है ना। करेक्ट हो गया आपका यहाँ पर। उसके बाद अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 5, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो देखो डच लोगों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? मछलीपट्टनम, या जिसको मसूलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर इन्होंने अपना स्थापित किया था, व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अब क्वेश्चन यहीं पर आपसे बन सकता है कि भाई अंग्रेज़ों ने कहाँ पर स्थापित किया, फ्रांसीसियों ने कहाँ पर स्थापित किया, डच ने कहाँ पर स्थापित किया? जितने भी जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किए? मिलान से भी क्वेश्चन बन सकता है और पेपर में इस प्रकार का आ भी चुका है। तो 2-3 बातें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली व्यापार करने आए। उन्होंने गोवा में, दमन द्वीप में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो पुर्तगालियों ने अपने कहाँ पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? गोवा में और दमन द्वीप में इन्होंने स्थापित किए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते थे, हॉलैंड निवासियों को किस नाम से जानते थे? डच के नाम से जानते थे। इन्होंने कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम तथा चिनसूरा में व्यापारिक केंद्र आपके खोले। डचों ने कहाँ पर खोले भाई? तो कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, चिनसूरा में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तक में बताई गई हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है, वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ। ये 2 प्रकार के लोग इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे। एक तो भाई टीचरों की बहुत समस्या है, जो जॉब में है, जो कार्यरत शिक्षक है, उनको भी स्टेट को क्वालिफाई करना है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, इन नोट्स को ले लो, पढ़ लो, 3-4 घंटे में पूरा पढ़ा जा सकता है। दूसरे वे लोग स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए, वो भी इनको लेकर के पढ़ लो, दोनों का यहाँ पर भला हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया या बता दिया, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अलग से कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग एक बार कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि का प्रमुख परिणाम क्या था? सिराजुद्दौला को बंदी बनाया गया, अंग्रेजों को बिना चुंगी व्यापार का अधिकार मिला, मीर जाफर को नया नवाब नियुक्त किया गया, फ्रांसीसियों को बंगाल से बाहर निकाला गया। देखो अलीनगर की संधि ये होती है आपकी 9 फरवरी 1757 को, ठीक है ना, 1757 को। ये संधि दरअसल क्यों हुई थी?
क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, बंगाल का गवर्नर, ठीक है ना, तो उसने क्या किया, उसने नवाब के कामों में दखल अंदाजी देनी शुरू कर दी। उसने चुंगी नहीं दिया, कर नहीं दिया, है ना। तो ये आपकी समस्याएं बढ़ती गई। मीर जो आपका सिराजुद्दौला था, इसने कलकत्ता पर हमला कर दिया, है ना, और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर मार दिया। काल कोठरी की घटना आपको पता होगी, ठीक है ना, वो घटना घट जाती है। फिर उसके बाद आपकी अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर संधि में इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है कि मुझे बिना चुंगी का व्यापार का अधिकार मिल जाए। अंग्रेजों की मंशा थी और ये अधिकार मिल गया, ठीक है ना। फिर भी इन लोगों ने गलत यूज किया अधिकारों का। फिर बाद में आपकी प्लासी की लड़ाई होती है 23 जून 1757 को, ठीक है ना, प्लासी का युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। तो बी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सीरियल से ही लेता हूँ ताकि कंसेप्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस सारी चीज एक साथ चलती रहे। बक्सर का युद्ध 1764 में पराजित होने वाली संयुक्त सेना में कौन शामिल नहीं था? अब देखो 1764 में क्या हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। शुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम, हैदर अली। तो इसमें आपका हैदर अली शामिल नहीं था भाई, हैदर अली शामिल नहीं था। शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर कासिम, ये तीन एक तरफ थे और बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ था, ठीक है ना। अंग्रेज एक तरफ और ये तीन एक तरफ। फिर भी ये लोग हार गए, फिर भी ये लोग हार गए। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, अगला कहता है अंग्रेजों ने भारत में फैक्ट्री को सैन्य किले के रूप में देना क्यों प्रारंभ कर दिया? क्योंकि सुरक्षा और वर्चस्व के लिए, सुरक्षा और वर्चस्व के लिए इन्होंने भारत में फैक्ट्री को सैन्य किले के रूप में प्रारंभ कर दिया। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है प्लासी के युद्ध में विश्वासघात किसने किया? बताओ किसके साथ किया था, ये भी पता होना चाहिए। मीर कासिम, जगत सेठ, मीर जाफर, राय दुर्लभ। तो राइट आंसर आप सभी को पता है मीर जाफर। मीर जाफर ने किसके साथ किया था? सिराजू के साथ क्या कर दिया? धोखा कर दिया प्लासी के युद्ध में। बात थी दोस्तों 23 जून 1757 की। प्लासी के युद्ध के युद्ध चल रहा था मैदान में, ठीक है ना। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला था, सिराजू था। अब सिराजू का सेनापति हुआ करता था मीर जाफर। मीर जाफर एकदम वैसा का वैसा ही खड़ा रहा बिना युद्ध किए हुए। तो सिराजुद्दौला को पता चल गया कि भाई इसने विश्वासघात कर लिया, ठीक। तो ये भाग पड़ा वहां से सिराजुद्दौला, ठीक। ये बात आपको पता होगी। तो ये तारीख आपकी, क्योंकि यूपी टेट में फैक्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो तारीख आप लोग ख्याल में रखते रहना, प्रमुख व्यक्ति, सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद में। इलाहाबाद की संधि 1765 के अनुसार अंग्रेजों को किन राज्यों की दीवानी मिली? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी आपकी मिल गई थी, ठीक है ना। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद। 64 के बाद 65 में इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि के द्वारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला कौन सी है? हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री या काराकोरम? राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री सबसे उत्तरी श्रृंखला इसकी हो जाएगी। आपके सिलेबस में भारत के बारे में दिया गया है, भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हिमालय सबसे पहले नंबर पे आता है। हिमालय में कौन सी श्रेणी में कौन सा घाटी है या कौन सा दर्रा है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो वो मैं सारी चीज़ अभी आपकी 2-3 मिनट के भीतर कंप्लीट कर दूंगा। उससे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को एक नज़र डाल के आप लोग देख लो, फिर मैं आपको करा देता हूँ। K2 किस श्रेणी में है? K2 गॉडविन ऑस्टिन बोल सकते हो इसको। भारत की सबसे ऊंची चोटी यह आपकी काराकोरम, किसमें है? काराकोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरवन डेल्टा इसका नाम हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा इसका नाम हो जाएगा। अगला कहता है कि प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव किस ओर है? तो इसका झुकाव आपकी पूरब की ओर है। जो प्रायद्वीपीय आपका पठार है ना, प्रायद्वीपीय पठार, उसका झुकाव किस ओर है?
तो इस ओर है, इधर है आपका पूरब, पूरब की ओर इसका झुकाव है। और पश्चिमी घाट विविधता के लिए जाना जाता है। अगला यहाँ पर आपका कहता है भारत का मरुस्थल कौन सा है? सभी को ज्ञात है भारत का आपके थार का मरुस्थल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, कहता है बिंद सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? बिंद और सतपुड़ा के बीच से होकर के नर्मदा नदी बहती है, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हो जाएगी, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी। और तापी भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आती है। ये दो नदियां इंपॉर्टेंट हैं, नर्मदा और तापी, जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां। यहाँ पर क्वेश्चन भी हूबहू दिया गया है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? नर्मदा और तापी आपकी कैसी हो जाएंगी? पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां यहाँ पर हो जाएंगी। अगला कहता है लक्षद्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप, जिसको प्रवाल द्वीप के नाम से भी जानते हैं। प्रवाल द्वीप इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। तो अरब सागर हो जाएगा आपका जवाब। क्या हो जाएगा? अरब सागर में लक्षद्वीप आपका स्थित है। अगला कहता है उत्तर का मैदान किससे बने हैं? तो उत्तर का मैदान आपका जलोढ़ मृदा सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपण से इन मृदा का निर्माण होता है। वह नदियाँ उत्तर मैदान का निर्माण करती हैं, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ आपकी शामिल की गई हैं। अगला यहाँ पर आपका कहता है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीनतम पर्वत आपका अरावली पर्वत हो जाएगा। अरावली, अरावली, ठीक, राइट, ठीक है ना। ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका दिया गया है। इनसे बहुत सारे जुड़ी अन्य प्रकार की जानकारियाँ हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उन जानकारी को यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि जो आज आप लोग हिमालय पर्वत देखते हो, इसकी जगह पर पहले टेथिस महासागर हुआ करता था, जो कि अब हिमालय पर्वत में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है ना। हिमालय के बारे में जान लो, सिलेबस में दिया गया। हिमालय, हिमालय का अर्थ बर्फ का घर होता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। एक आपका ट्रांस हिमालय क्या है? ये हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित है। इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ इसमें शामिल हैं। यहाँ पर सर्वोच्च पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी, जिसको केटू बोलते हैं, वो काराकोरम में स्थित है। और केटू जो है ना आपकी, इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 8611 मीटर है। ये पॉइंट हाईलाइट जो मैंने किए हैं वो सर्वाधिक उपयोगी आप लोगों के लिए हैं। पेपर में क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, देख लेना आप लोग। केटू, जिसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 8611। उसके बाद मैं बात करूं हिमाद्री श्रेणी की, इसे बृहद हिमालय कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी में है भाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। हिमनद ग्लेशियर यहाँ पर अनेक हैं, जहाँ से कई नदियाँ भी आपकी निकलती हैं। उसके बाद मुझे बताना था हिमाचल या मध्य हिमालय, जिसमें श्रीनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग जैसे अनेक आकर्षक रमणीक पर्यटक स्थल यहाँ पर आपके आते हैं। और डल झील आपसे पूछ ले, डल झील, कश्मीर घाटी, ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल मध्य हिमालय में पड़ते हैं। और आपका शिवालिक, शिवालिक जो कि सबसे दक्षिण में है, यहाँ पर सबसे कम ऊंचाई है और घने वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये बात थी बताने को, जो हम आपको बता दिए। ठीक, उसके बाद क्या बताने को था? उसके बाद मुझे बताने को था कि जो आपका दक्कन का पठार है ना, पूरब की ओर बहने वाली नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो बंगाल में अपना जल विसर्जित करती हैं, परंतु नर्मदा व तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ये नदियां इंपॉर्टेंट हैं दक्कन के पठार की। जो छोटा नागपुर पठार है ना, ये किस लिए फेमस है? लोहा व कोयला के लिए। मालवा का पठार उत्तर की ओर ढालदार है। यमुना है, कुछ सहायक नदियां इनकी चंबल, बेतवा आदि का उद्गम स्थल मालवा के पठार में ही है। ठीक, समझ गए आप लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को। उसके बाद कंटेंट तो बहुत सारा है बताने को,
वो भी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ बता दूंगा। ठीक, अब मैं आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ। जितने भी मित्र को लगता है कि तैयारी में ये नोट्स चाहिए उनको, तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन पॉलिटी का है। यहाँ पर ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए उम्र। अगला यहाँ पर कहता है ग्राम पंचायत की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी अनिवार्य है? तो 2 बार होना इसका अनिवार्य माना जाता है। 2 बार, कम से कम 2 बार होनी जरूर चाहिए। अगला यहाँ पर कहता है ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी और रिकॉर्ड रखने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसको सचिव भी बोलते हैं। अब भाई क्या बोलते हैं इसको? सचिव बोलते हैं। सचिव चुना हुआ सदस्य नहीं है, है ना। इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है सचिव की। ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल जाएगा कि सचिव की कैसे नियुक्ति की जाती है, क्या बोर्ड के जरिए या सरकार के जरिए? तो वो सरकार से चुनता है, उसको पेपर देना पड़ता है। जैसे आप लोग टीचर बनेंगे पेपर देके, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, अब वर्तमान में कैसे होती है, एक यूपी SSS एग्ज़ाम कराता है इसको, है ना, तो वहीं से इसके होता है सिस्टम। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है नगर निगम के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? नगर निगम का अध्यक्ष मेयर के नाम से जाना जाता है या महापौर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का अंत, तो यह आपके अनुच्छेद 17 में किया गया है अस्पृश्यता का अंत। ठीक, 15 में क्या है? जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17वां करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद। और 19 सभी को पता है, बाक की स्वतंत्रता, ठीक, बोलने की स्वतंत्रता आप लोग कह सकते हो, 19 में दिया गया है। आपके कुछ ऐसे अनुच्छेद या आर्टिकल हैं जो पेपर में रिपीट होते रहते हैं, उनको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको मैं आपको बता देता हूँ एक तरफ से। सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं, उनको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पेपर में अक्सर आया करती हैं कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। उसके बाद अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? 17 में है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 से 22 में है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 19(1) में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार 21(a) में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 जो है ना, बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आपका हो जाएगा। अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानून अधिकार हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। ये भी बात करेक्ट है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी लोगों को नहीं प्राप्त है। ये आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा है भाई? ये मूल अधिकार है। BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? इसका मतलब होता है अनुच्छेद 32 में ही है, परमादेश। ठीक, और अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध से संबंधित आपका हो जाएगा। ये कुछ अनुच्छेद थे जिनको बताना बहुत ज़्यादा उपयोगी है आप लोगों के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये क्वेश्चन थे आपके पॉलिटी के, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को कर लोगे, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो BR अम्बेडकर महोदय ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संविधान की हृदय आत्मा कहा है। RTE वर्ष कब लागू हुआ? तो 2010 में लागू आपका हुआ। अगला कहता है कि बच्चों को कारखाने में काम करने से रोकने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका 24।
24 इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है संपत्ति का अधिकार अब कैसा है, तो यह आपका वैधिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। कैसा? कानूनी अधिकार आपका हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी आपके पुर्तगालियों की थी। किनकी थी? पुर्तगालियों की थी ब्लू वाटर पॉलिसी। अगला कहता है कि मीर कासिम ने राजधानी क्यों बदली? क्योंकि ये अंग्रेजों से बचने के लिए, क्योंकि अंग्रेज इस पर हस्तक्षेप करते जा रहे थे, तो इसने अपनी राजधानी चेंज कर ली मीर कासिम ने। अगला यहाँ पर कहता अनुच्छेद 32 जो है ना कहाँ जाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों का हनन, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 32 यह बोलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सांभर झील कहाँ पर है? तो सांभर झील आपके राजस्थान में पड़ती है। अगला यहाँ पर कहता है नर्मदा का उद्गम कहाँ पर है? नर्मदा का उद्गम, तो नर्मदा का उद्गम आपका कहाँ पर होता है? अमरकंटक से होता है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा का उद्गम होता है। सिलेबस में नदियाँ आपकी दी गई हैं भारत की जो प्रमुख हैं, और उनका उद्गम स्थल और कहाँ से कहाँ बहती हैं वो भी आपका दिया गया है। मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक। उसके बाद अगला कहता है प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप का मतलब जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, 3 और पानी से घिरा हो, जिसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको कर लेना। यहाँ से 3 से 4 आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक, और यह नदी बांग्लादेश और आपके भारत से भी होकर के बहती है। यहाँ पर कुछ बातें हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बती नाम या चीन, ये चीन, ठीक है ना, चीन में इसको क्या नाम से जानते हैं? चीन आपका तिब्बत में ही है वर्तमान में, तो इसको सांगप्पो बोलते हैं। वहाँ पर क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। पहली बात यहाँ पर क्लियर होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। जमुना, पद्मा, गंगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में नदियों से क्वेश्चन आपसे पेपर में भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि सिलेबस में दिया गया है ये, ठीक। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक एक करके सभी नदियों को जल्दी से देख लेते हैं। पहली नदी सिंधु। सिंधु का उद्गम स्थल तिब्बत में मान सरोवर के निकट। इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में फैला है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, सतलज हो जाएंगी, रावी, ब्यास भी। और सिंधु का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मान सरोवर से होता है। पहली नदी क्लियर। दूसरी नदी यहाँ पर है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद से है। इसकी सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, ये नदियाँ आपकी इनकी क्या है? सहायक नदी हैं। अगला क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उद्गम स्थल तिब्बत में मान सरोवर के निकट इसका होता है। इसकी सहायक नदियाँ लुहित, दिबांग, तिस्ता। कल को पेपर में पूछ ले आपसे कि लुहित किसकी सहायक नदी है, दिबांग किसकी है, तिस्ता किसकी है, जवाब आपका होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदियाँ। यह नदी तंत्र अरुणाचल व असम में विस्तृत है, यानी कि सबसे ज़्यादा अरुणाचल और असम में इनका जल विस्तृत है। उसके बाद मैंने नोट डाउन में यहाँ पर लिख दिया था पहले ही, ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, बांग्लादेश में बहती है। 3 देश में बहती है। चीन बोले तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। चीन में से सांगप्पो बोलते हैं, या तिब्बत। आपसे जैसे पेपर में पूछा गया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, तिब्बत या चाइना, तो सांगपो के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में मेघना या जमुना के नाम से इसको जानते हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। जो मुझे बताना था उतना मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया। और सांभर झील कहाँ पर है? आपकी खारे पानी की है, तो ये थार मरुस्थल अर्थात राजस्थान वाले इलाके में। लूनी नदी
थार मरुस्थल से बहती लूनी आपकी राजस्थान, सांबर झील राजस्थान। ये इतनी बातें इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। अगला, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला देखो, पंचायत की आय का स्रोत क्या है? पंचायत की आय का स्रोत होता है कि ये कर लगाती है, बाजार पर, घर पर, इन पर कर लगाने का काम करती है। अगला कहता है, जिला पंचायत का बड़ा अधिकारी कौन है? तो डीएम होता है, सभी को ज्ञात है। जिले में कौन? डीएम होता है। अगला कहता है यहाँ पर, शिक्षा किस सूची में है? शिक्षा आपकी समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में हो जाएगी। संघ सूची में आपकी क्या हो जाएगी? विदेशी मामले, रक्षा, ये सब आपका संघ सूची में आता है। राज्य सूची में जेल आपका आता है, जेल या कारागार जिसको बोलते हैं। सिंचाई भी आपकी राज्य में ही आती है। और शिक्षा किस में आती है? समवर्ती सूची में आपकी आती है, ठीक। नेक्स्ट, भारत का मानक कितना देशांतर है? तो 82.82 डिग्री 5 अंश पूर्व। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, ठीक है ना। अगला कहता है, मैक मोहन रेखा किन देशों के बीच में? मैक मोहन, भारत और चाइना के बीच में मैक मोहन। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। कौन सी? रेड क्लिफ। भारत चीन के बीच में मैक मोहन हो जाएगी। और भारत अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा हो जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि, ठीक। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से? अब इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। और इसकी ट्रिक भी होती है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना। तो ट्रिक से भी आप लोग बता सकते हैं, कमेंट में लिख देना। अगला क्वेश्चन कहता है, काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ पर? असम। पंचायती राज किस समिति पर आधारित है? पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति पर आधारित है, त्रिस्तरीय। अगला, अनुच्छेद 21A किससे जुड़ा है? तो 21A आपका शिक्षा से जुड़ा है। किससे? शिक्षा से जुड़ा है। अगला कहता है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार आते हैं। दिफू दर्रा कहाँ पर है? दिफू दर्रा, दिफू दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में है, दिफू। अगला, जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी किसके हैं? वंदे मातरम के। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन गाने की अवधि 52 सेकेंड है, ठीक। भारत की तटरेखा द्वीप सहित कितनी है? 7516, लेकिन अब वर्तमान टाइम में ये बढ़ चुकी है, ठीक। राइट आंसर बी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करा दिए बिल्कुल कम टाइम में, 60 के 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। और आप एक काम आप लोग कर लेना। क्या काम आपको करना है कि एक नंबर यहाँ पर लिखा होगा 9696400597। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों को ये नोट्स मिल सकें। यूपी टेट SST स्पेशल नोट्स 299 इन नोट्स का प्राइस है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक। पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा। 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा
इससे ज़्यादा नहीं आपको लगेगा।